तो वस्तु की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद जो अगली प्रकार की लोच हम पढ़ेंगे वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर मांग की आय लोच। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी वस्तु की मांग पर उसकी कीमत के अलावा अन्य बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, वो होता है कंज्यूमर्स इनकम, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी वस्तु की मांग पर बहुत प्रभाव डालती है। तो मांग की आय लोच में हम क्या देखते हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, कितनी परिवर्तित हो रही है, यह जानने के लिए हम मांग की आय लोच के बारे में पढ़ते हैं। तो मांग की आय लोच को हम डिनोट कर सकते हैं या तो इनकम इलास्टिसिटी EI से भी कर सकते हैं या EY से भी कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं, हम यहाँ पर EI यूज़ करेंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, प्रपोर्शनेट चेंज, या हम कह सकते हैं वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, proportionate change in quantity demanded of the commodity divided by उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन। Proportionate change in the income of the consumer। ये इनकम इलास्टिसिटी निकालने का तरीका होता है। अनुपातिक परिवर्तन को हम कैसे लिखते हैं, देखा था हमने, चेंज इन Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन, इनकम की बात हो रही है तो हम यहाँ पर इसे चेंज इन Y या Y से डिनोट कर सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई अगर करेंगे, डेल्टा डेल्टा एक तरफ ले जाएं, बाकी फिगर्स इधर ले जाएं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करें तो ये हमें आ जाएगा चेंज इन Q अपॉन चेंज इन Y इंटू Y अपॉन Q। सेम तरीका है, सेम मेथड है जैसे प्राइस इलास्टिसिटी निकाली थी। यहाँ पर बस हमने कीमत को आय से रिप्लेस कर दिया है, जहाँ जहाँ प्राइसेस लिखी थी वहाँ पे अब हमने Y लिख के उसको इनकम से रिप्लेस कर दिया है। तो ये तरीका हो जाता है मांग की आय लोच को निकालने का। मांग की आय लोच की भी विभिन्न श्रेणियाँ होती है। सबसे पहले हम दो ब्रॉड कैटेगरीज देख लेते हैं, वो कौन सी हैं। एक तो होती है इंफीरियर गुड्स, निकृष्ट वस्तुएं जो होती हैं। इंफीरियर गुड्स या निकृष्ट वस्तुएं वह वस्तुएं जिनकी मांग आय के बढ़ने पर कम हो जाएगी और आय के कम होने पर बढ़ जाएगी। तो ऐसी वस्तुएं जो होती हैं उनके केस में हमारा मांग वक्र कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम वस्तु की क्वांटिटी लेंगे और यहाँ पर जो है वस्तु की, यहाँ पे उपभोक्ता की आय लेंगे। पहले हम यहाँ पे प्राइस ले रहे थे, अब हमने यहाँ पर उपभोक्ता की आय ली है। तो अगर आय बढ़ने पर निकृष्ट वस्तुओं की मांग जो है पहले से कम हो जाती है और आय के कम होने पर निकृष्ट वस्तुओं की मांग पहले से बढ़ जाती है, तो इस तरीके का वक्र हमें मांग वक्र प्राप्त होता है निकृष्ट वस्तुएं या इंफीरियर गुड्स के केस में। दूसरा हमारे वस्तुएं आती है सुपीरियर गुड्स, जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठ वस्तुएं। वे गुड्स जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी वही हम क्वांटिटी ले लेते हैं, यहाँ पर उपभोक्ता की इनकम ले लेते हैं। इस केस में क्या होता है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो इन वस्तुओं की अधिक मांग करेगा, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की हैं, अब वो उनको अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसकी आय अब पहले से ज़्यादा है। और आय कम होने पर श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग वो कम कर देता है। तो इस केस में जो मांग वक्र होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ऋणात्मक ढाल वाला था, यहाँ पर कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है,
या हम कह सकते हैं धनात्मक ढाल वाला, पॉजिटिवली स्लोपिंग है। एक तीसरे प्रकार की कैटेगरी और होती है, वो होती है न्यूट्रल गुड्स, तटस्थ वस्तुएं। न्यूट्रल गुड्स वो होती हैं जिनका उपभोक्ता की आय का जिनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे नमक है, शुगर है, ये क्या है, हमारी निकृष्ट वस्तु न्यूट्रल गुड्स हैं, जिनका अगर उपभोक्ता की आय ज़्यादा हो जाएगी तो हम नमक का उपयोग तो नहीं बढ़ा देंगे या चीनी का उपयोग तो नहीं बढ़ा देंगे, तो इनका आय में कम ज़्यादा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें किस प्रकार होगा, ये उपभोक्ता की यहाँ पर आय हो जाएगी, इनकम, ये वस्तु की मात्रा, और चाहे उपभोक्ता की आय कम हो चाहे पहले से बढ़ जाए, इनका जो डिमांड कर्व होता है ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब इसमें आय का बढ़ने पर या कम होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, फिक्स क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, ना बढ़ेगी ना कम होगी। तो ये होती है न्यूट्रल गुड्स या तटस्थ। इस केस में हमारा मांग वक्र कैसा होता है, पैरेलल टू OY एक्सिस, OY अक्ष के समांतर होता है। ये 3 तरीके की गुड्स होती हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि मांग की आय लोच की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं। मांग की आय लोच की भी मांग की कीमत लोच की तरह 5 श्रेणियां होती हैं, 5 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी अगर हम देखें वो होती है अनंत आय लोच की, इन्फिनिट इनकम इलास्टिसिटी, जिसको हम EY = इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। ऐसी अवस्था का मतलब क्या है कि आय में चाहे परिवर्तन नहीं के बराबर भी हो या बहुत कम परिवर्तन हो, फिर भी वस्तु की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, उसमें वृद्धि होती है या कमी होती है, इसको हम अनंत आय लोच कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारा मांग वक्र होगा OX अक्ष के पैरेलल होगा और ये इस तरीके का एक हॉरिजॉन्टल मांग वक्र हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इसमें हमारी आय फिक्स है, फिर भी वस्तु की मात्रा जो है बढ़ रही है या फिर अपन कह सकते हैं कम होती है, मतलब इसमें चेंजेस हो रहे हैं। दूसरी श्रेणी है जिसमें मांग की लोच जो है 1 से अधिक होती है, यानी हाईली इलास्टिक इन डिमांड है। तो इस केस में हमें कैसे पता है कि जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है इनकम में वो कम है, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनेट चेंज जो मात्रा में हो रहा है वो ज़्यादा होता है। तो ये चेंजेस कम है, ये चेंज ज़्यादा है, तो इसे हम हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और मांग वक्र जो है हमारा वो क्या होगा, पहले से थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा इसकी स्लोप कम होगी या स्लाइटली फ्लैटर डिमांड कर्व होगा। तीसरी कैटेगरी हमारी आती है यूनिट इलास्टिसिटी की, जिसमें जो मांग की आय लोच है वो 1 के बराबर होती है, यूनिट के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में जो प्रोपोर्शनेट चेंजेस होते हैं आय में और प्रोपोर्शनेट चेंजेस होते हैं क्वांटिटी में, परसेंटेज चेंजेस दोनों बराबर होंगे। चेंज इन Y जो है और चेंज इन Q जो होता है दोनों बराबर होते हैं। इसको हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं या फिर यूनिट इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। 4th कैटेगरी में लोच जो है मांग की वो 1 से कम होती है, यानी कि हाईली इनइलास्टिक कह सकते हैं या फिर वेरी लेस इलास्टिक कह सकते हैं। इसमें जो प्रोपोर्शनेट चेंजेस हैं आय का वो ज़्यादा है और प्रोपोर्शनेट चेंजेस है मात्रा का वो कम होता है। आय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने पर भी मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होता है, इसीलिए मांग की लोच जो है 1 से कम होती है। और अल्टीमेटली जो फाइनल है वो है शून्य आय लोच, इसमें मांग की आय लोच 0 के बराबर है और मांग वक्र इस केस में एकदम पैरेलल टू OY एक्सिस कह सकते हैं या परपेंडिकुलर टू OX एक्सिस होता है, या इसमें कह सकते हैं कि एक हमें वर्टिकल डिमांड कर्व प्राप्त होता है। इसमें कीमतों में मांग में परिवर्तन होने पर भी आय में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो फिक्स है।
ये सेम डायग्राम है जैसा अभी हमने न्यूट्रल गुड्स के केस में देखा था, उनका भी डिमांड कर्व ऐसा ही था। हम कह सकते हैं जब न्यूट्रल गुड्स होती है तो फिर मांग की आयलोज उस केस में हमेशा ज़ीरो होती है। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं मांग की आयलोज की। इसके अलावा एक थर्ड टाइप का जो इलास्टिसिटी आता है वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम वो देख लेते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर मांग की तिरछी लोच। किसी भी वस्तु की मांग पर उसकी कीमत, उपभोक्ता की आय के साथ साथ अन्य वस्तुओं की मांग मार्केट में कितनी है उसका भी प्रभाव पड़ता है। वो अन्य वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स की मांग कितनी है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग कितनी है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जो पूरक वस्तुएं हैं उनकी मांग कितनी होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जिनको हम एक के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जैसे कि चाय या कॉफ़ी को हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, या फिर एक पेन है डिफरेंट कलर्स के, उनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनी की पेंसिल्स हैं, उनको हम एक के स्थान पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरे कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको हमें एक साथ जॉइंटली यूज़ करते हैं, जैसे कि पेयर ऑफ सॉक्स। एक पेयर ऑफ सॉक्स में जो दो सॉक्स हैं उनको दोनों को हम एक साथ काम में लेते हैं। मांग की तिरछी लोच में हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु के जो मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स उपलब्ध हैं या कॉम्प्लीमेंट्स उपलब्ध हैं, उनकी कीमतों में परिवर्तन के कारण हमारे वस्तु की मांग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो उसे हम मांग की तिरछी लोच कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम ई और फिर छोटा सी से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंज है इन दी क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी। कौन सी कॉमोडिटी हम ले लेते हैं यहाँ पे? एक्स वस्तु। सपोज एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन किसके कारण? जो वाई वस्तुएं हैं, वाई मतलब जो भी अन्य संबंधित वस्तुएं हैं, उनकी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के कारण जो चेंजेस होते हैं उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर करते हैं। अब वाई वस्तुएं कोई भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती हैं, या फिर ऐसी वस्तुएं जिनका आपस में कोई संबंध ना हो, अनरिलेटेड गुड्स भी हो सकती हैं। इसको हम अगर फॉर्मूला लिखें सिंबल्स में तो लिख सकते हैं एक्स वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन क्या होगा? क्यू लिखते थे, अब यहाँ पे क्यू के आगे छोटा एक्स लिख देंगे क्योंकि हम एक्स वस्तु की बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, अपॉन क्यू एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय पी वाई। या इसको और सिंप्लीफाई करते हुए लिख सकते हैं चेंज इन क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो चेंज इन पी, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो पी वाई ऊपर हो जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ जाएगा, चेंज इन पी वाई। फिर आएगा ई सी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू एक्स अपॉन, इसको हम यहाँ ले आते हैं चेंज इन पी वाई और पी वाई अपॉन क्यू एक्स। तो ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। प्राइस और क्वांटिटी लिखा है, लेकिन क्वांटिटी एक्स वस्तु की है और कीमतें वाई वस्तु की यहाँ पे लिखी हैं क्योंकि दोनों संबंधित वस्तुएं हैं। तो ये जो तिरछी लोच है ये भी 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला इसमें टाइप होता है या केस 1 होता है जब मांग की तिरछी लोच ई सी जो है वो पॉजिटिव होती है या फिर अपन कह सकते हैं 0 से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में हमारी वस्तुएं कैसी होंगी? सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी या फिर प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी 0 हो, पॉजिटिव हो, या फिर इसको कह सकते हैं धनात्मक हो। अगर क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन वस्तु में क्या है, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? दूसरी उसकी प्रतिस्थापित वस्तु की मांग बढ़ा देगा, और किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसको ज़्यादा यूज़ करके दूसरी जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं उनकी मांग कम कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ले लेते हैं कि अगर जो है प्राइस ऑफ चाय बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता क्या करेगा? चाय की मांग तो
डिमांड कम कर देगा और उसके बदले में जो डिमांड ऑफ कॉफ़ी है वो बढ़ा देगा। तो ये इस स्टेट में हमारी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। दूसरा केस आता है केस 2, जिसमें हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव हो या फिर 0 से कम हो, जिसे कह सकते हैं ऋणात्मक हो। ये कब होता है? जब वस्तुएं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हों या पूरक वस्तुएं हों। पूरक वस्तुओं के केस में अगर सपोज़ प्राइस जो है पूरक वस्तु की बढ़ जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? उसकी मांग तो कम हो ही जाएगी। सपोज़ यहाँ पे अपन लेते हैं, अगर मान लो पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो इस कारण पेट्रोल की डिमांड है वो तो कम होगी ही होगी, साथ में जो कार जो है पेट्रोल कार्स हैं उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब पेट्रोल महंगा हो गया है तो पेट्रोल गाड़ियों की भी मांग कम होगी। तो वस्तु की मांग पर कीमत चेंज होने से वस्तु की मांग तो चेंज हो रही है, साथ में इसकी जो पूरक वस्तु है जो इसकी कॉम्प्लीमेंट है उसकी भी मांग में परिवर्तन हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों में विपरीत दिशा में परिवर्तन है, ये 0 से कम होगा, ऋणात्मक होगा, और ये वस्तुएं हमारी पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। डायग्राम भी बना सकते हैं हम चाहें तो। यहाँ पर ले लेंगे x एक्सिस, y एक्सिस। यहाँ पे हम वस्तु की मांग लिखते थे लेकिन अब लिख देंगे x वस्तु की मांग, और यहाँ हो जाएगा y वस्तु की कीमत। इस केस में हमारा मांग वक्र कैसा बनता है? पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है। धनात्मक है इस तरीके का बनेगा। जब ऋणात्मक होगा या पूरक वस्तुएं होंगी तो मांग वक्र हमारा नेगेटिवली स्लोपिंग होगा। यहाँ पर भी x वस्तु की मांग और y वस्तु की कीमत होगी। एक तीसरा केस और आ सकता है, केस 3, जहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 0 होती है, अर्थात जहाँ पर दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है, अनरिलेटेड गुड्स हैं या फिर असंबंधित वस्तुएं हैं। एक की कीमत का दूसरे की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारा मांग वक्र होगा वो कैसा होता है? सीधा होगा, पैरेलल टू OY एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ली है Y वस्तु की कीमत चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो X वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि X और Y वस्तु का क्रॉस इलास्टिसिटी 0 है। इसका मतलब दोनों अनरिलेटेड हैं। तो इसके साथ ही हमने आय मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ लिया, आय लोच के बारे में और तिरछी लोच, तीनों को डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।